हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। डेट है आपकी 4 Jan 2022। ठीक है, लेवल 2 वालों के लिए है, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 1 ली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ गिवन वंस। देयर वॉज ए विमन हु वॉज ब्यूटीफुल। एक औरत थी। ये बेसिकली ऑथर जो है उन्होंने ही स्टोरी को नरेट किया है। एक लेडी थी जो बहुत खूबसूरत थी। हु स्टार्टेड विद ऑल द एडवांटेज, जिसने स्टार्ट किया था सारे एडवांटेज के साथ। येट शी हैड नो लक, लेकिन फिर भी उसके पास कोई लक नहीं था। शी मैरिड फॉर लव, उसने प्यार के लिए शादी की। एंड लव टर्न टू डस्ट, लेकिन जो लव है, प्यार है, वो किस में, मिट्टी में मिल गया। शी हैड बोनी चिल्ड्रन, बोनी चिल्ड्रन मतलब बहुत खूबसूरत बच्चे, उनके बहुत खूबसूरत बच्चे थे। येट शी फेल्ट दे हैड बीन थर्स्ट अपॉन हर, फिर भी उसको कहीं ना कहीं ये फील होता था कि वो जो है, मतलब किसी चीज़ को जब हम पुश करते हैं ना, किसी चीज़ को धक्का देना है, पुश करना, तो वो उस टाइप का मतलब कुछ उसको अंदर से खराब लगता था। येट शी कुडंट लव देम, वो उनको प्यार नहीं कर सकती थी। दे लुक्ड एट हर कोल्डली, वो क्या करते थे उसकी तरफ बहुत, एक होता है ना, एक होता है वार्म वेलकम करना, एक होता है कोल्ड वेलकम करना, मतलब बहुत ठंडे तरीके से वो उसकी तरफ देखते थे। एज इफ दे वर फाइंडिंग फॉल्ट विद हर, जैसे कि कुछ गलती वो उसके अंदर ढूंढ रहे हैं। एंड हरीडली शी फेल्ट शी मस्ट कवर अप सम फॉल्ट इन हर सेल्फ, और बहुत जल्दी उसने ये चीज मतलब मान ली थी कि कोई तो है, मतलब कुछ तो है जो उसके अंदर मिसिंग है। येट वॉट इट वॉज दैट शी मस्ट कवर अप एंड शी नेवर नो, वो ये जानती थी कि कुछ तो है जो मुझे कवर अप करना है, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ से कभी भी कवर अप नहीं कर पाई, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है जो उसके अंदर चेंज करनी है। नेवरदलेस व्हेन हर चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, जब भी उसके बच्चे प्रेजेंट होते थे, शी ऑलवेज फेल्ट द सेंटर ऑफ हर हार्ट गो हार्ड, वो हमेशा ये महसूस करती थी कि उसका दिल जो है वो पत्थर का बन चुका है। दिस ट्रबल्ड हर, इस चीज़ ने उसको बहुत प्रॉब्लम में डाला। एंड इन हर मैनर शी वॉज ऑल द मोर जेंटल एंड एंजियस फॉर हर चिल्ड्रन, और इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा बहुत सॉफ्ट थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती थी अपने बच्चों के लिए। एज इफ शी लव देम वेरी मच, जैसे कि वो उनको बहुत प्यार करती थी। ओनली शी हर सेल्फ न्यू दैट एट द सेंटर ऑफ हर हार्ट वॉज ए हार्ट लिटिल प्लेस, केवल वही थी जो जानती थी कि सेंटर में उसके दिल में बहुत हार्ड जगह है, बहुत हार्ड प्लेस है। दैट कुडंट फील लव, जिसमें अब उसको प्यार फील नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं। एवरीबडी एल्स सेड ऑफ हर किसी ने उसको बोला शी इज सच ए गुड मदर, वो बहुत अच्छी माँ है। शी अडोर्स हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को बहुत तारीफ करती है, बहुत प्यार करती है। ओनली शी हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रन देमसेल्व्स न्यू इट वॉज नॉट सो, केवल वो खुद और केवल उसके बच्चे जानते थे कि जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दे रीड इट इन ईच अदर्स आइज, ऐसा वो हर किसी की आंख में रीड कर सकते थे। देयर वर ए बॉय एंड 2 लिटिल गर्ल्स, एक लड़का था और 2 लड़कियां थीं, छोटे बच्चे थे। दे लिव्ड इन ए प्लीजेंट हाउस विद ए गार्डन, वो एक बहुत खूबसूरत घर में रहते थे गार्डन के साथ। दे हैड डिस्क्रीट सर्वेंट, उनके कैसे सर्वेंट थे, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ना, बहुत ज़्यादा सतर्क सर्वेंट थे। एंड फेल्ट देमसेल्व सुपीरियर टू एनीवन इन द नेबरहुड, और वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझते थे अपने पड़ोसियों के कंपैरिजन में कि उनसे ऊपर कोई है ही नहीं है। ऑल्दो दे लिव्ड इन द स्टाइल, वो हमेशा एक स्टाइल में रहते थे। दे फेल्ट ऑलवेज एन एंजाइटी इन द हाउस, वो हमेशा अपने घर में एक एंजाइटी सी होती है ना, उसको फील करते थे। देयर वॉज नेवर इनफ मनी, कभी भी इनफ पैसा उस घर में नहीं था। द मदर हैड ए स्मॉल इनकम एंड द फादर हैड ए स्मॉल इनकम, माँ की भी बहुत छोटी सी इनकम थी और फादर की भी बहुत छोटी इनकम थी। बट नॉट नियरली इनफ फॉर द सोशल पोजीशन, लेकिन जो समाज में पोजीशन होती है ना, उसके लिए वो सैलरी इनफ नहीं थी। विच दे हैड टू कीप अप, जो समाज में पोजीशन है उसको बनाए रखने के लिए उनको जो पैसा मिल रहा था वो इनफ नहीं था। द फादर वेंट इन टू टाउन टू सम ऑफिस, उनके जो फादर हैं वो टाउन में गए किसी काम से। बट दो ही हैड गुड प्रोस्पेक्ट्स, लेकिन उनको क्या है, कुछ पॉजिटिव होने की संभावना दिख रही थी। दीज प्रोस्पेक्ट्स नेवर मेटेरियलाइज, ये जो प्रोस्पेक्ट है, मतलब ये जो कुछ घटित होने की संभावना थी, ये रियल लाइफ में कभी नहीं हो पाई। देयर वॉज ऑलवेज द ग्राइंडिंग सेंस ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मनी, हमेशा दिमाग में ये रहता था कि पैसे की कमी है। तो द स्टाइल वॉज ऑलवेज केप्ट अप, लेकिन फिर भी जो स्टाइल है उसको वो हमेशा मैनेज करते थे। Study the following statement. The lady was beautiful, so she was loved by her husband. She married for love, had children and loved them. यहाँ पे पूछा है A करेक्ट है, B रॉन्ग है, B राइट है, A रॉन्ग है, दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि लेडी जो है वो ब्यूटीफुल थी, यहाँ तो सही है, बट शी वॉज नेवर लव्ड बाय हर हस्बैंड,
उसे अपने हस्बैंड का प्यार कभी भी नहीं मिला था। शी मैरिड फॉर लव, हैड चिल्ड्रन एंड लव देम, यहाँ तक सही है, उसने प्यार के लिए शादी की, बच्चे भी थे, लेकिन उसने उनको कभी भी प्यार नहीं किया। ये दोनों ही क्या है यहाँ पे गलत है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द लेडी ऑलवेज सस्पेक्टेड दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद हर। जो लेडी है उसको हमेशा ये डाउट रहता था कि कुछ उसके साथ गलत है। शी न्यू हर फीलिंग वेरी वेल। वो जो है वो अपनी जो इनर फीलिंग है उसको बहुत अच्छे से समझती थी। शी ऑलवेज फेल्ट कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ हर चिल्ड्रन। वो हमेशा कंफर्टेबल फील करती थी अपने बच्चों की कंपनी में। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट शी वॉज वेरी लविंग। दिल मतलब दिल ही दिल में वो बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो लेडी है वो हमेशा डाउट में रहती थी कि कुछ तो उसके साथ गलत है, और वो ये चीज़ जानना भी चाहती थी लेकिन कभी अपने अंदर करेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि क्या उसके साथ गलत हो रहा है। शी न्यू हर फीलिंग्स वेरी वेल। वो अपनी फीलिंग्स जो है उनको अच्छे से समझ ही नहीं पाई, तो ये तो गलत है। शी ऑलवेज फेल्ट कंफर्टेबल, नहीं, वो हमेशा अपने बच्चों की कंपनी में एंजियस रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी रहती थी। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट शी वॉज वेरी लविंग, नहीं, वो पत्थर की थी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हर चिल्ड्रन लव्ड हर एज शी वॉज वेरी अफेक्शनेट। विदाउट एनी कॉज हर चिल्ड्रन वर क्रिटिकल ऑफ हर। हर चिल्ड्रन वर ब्यूटीफुल बट वर कोल्ड टू हर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए सही है, बी गलत है, बी सही है, ए सी गलत है, सी सही है, ए गलत है, दोनों ए और बी गलत है। अब आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी 3, यानी कि सी सही है और ए जो है वो यहाँ पे गलत है। कैसे? हर चिल्ड्रन वर ब्यूटीफुल वर कोल्ड टू हर, बिल्कुल सही बात है, उसके बच्चे बहुत खूबसूरत थे क्योंकि डोडल्ड बच्चे थे, लेकिन वो हमेशा कैसा रिस्पॉन्स देते थे, उसके साथ हमेशा बहुत ठंडे रहते थे, मतलब प्रॉपर तरीके से बात ना करना, कम्युनिकेशन ना होना। हर चिल्ड्रन लव्ड हर एज शी वॉज वेरी अफेक्शनेट, ये बात बिल्कुल गलत है, वो सुंदर थी, शी वॉज वेरी अफेक्शनेट, ये बात सही है, बट उसके बच्चों ने उसको कभी भी प्यार नहीं किया। विदाउट एनी कॉज हर चिल्ड्रन वर क्रिटिकल ऑफ हर, बिना किसी रीजन के उसके बच्चे जो हैं क्रिटिकल थे, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, 2 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ क्या होगा, सी सही है लेकिन ए जो है वो गलत है। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सम ऑफ द नेबर्स वर जेलस ऑफ हर रिचेस, कुछ नेबर जो है उनके पड़ोसी वो उनकी अमीरी को देखकर जलते थे। शी वॉज वेरी पॉपुलर इन द नेबरहुड, वो अपने नेबरहुड में बहुत पॉपुलर थी। शी वॉज कंफर्टेबली रिच टू एम्प्लॉय सर्वेंट्स, शी हैड इनहेरिटेड ए लार्ज फॉर्च्यून। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि कुछ नेबर जो है वो जलते से उसकी रिचनेस से, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज वेरी पॉपुलर इन द नेबरहुड, वो अपने नेबरहुड में पॉपुलर नहीं थी। शी वॉज कंफर्टेबली रिच टू एम्प्लॉय सर्वेंट्स, ऐसा नहीं था कि वो इतनी रिच थी कि सर्वेंट्स को इजीली एम्प्लॉयमेंट दे सके। शी हैड इनहेरिटेड ए लार्ज फॉर्च्यून, वो जो है उसके अंदर क्या था, एक किस्मत जो आती है ना, जब आपके पेरेंट्स अमीर होते हैं तो आपको अपने आप बोला जाता है कि यू हैव ए वेरी गुड फॉर्च्यून, मतलब एक अच्छी किस्मत जो है उसके साथ वो ट्रांसफर हुई थी। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द फैमिली एक्सपीरियंस नो वरी इन दियर लाइफ, जो फैमिली है उसने अपनी जिंदगी में कोई भी एक्सपीरियंस जो है वरी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, गलत। हर चिल्ड्रन रॉन्गली फेल्ट दैट दे वर नॉट लव्ड, उसके जो बच्चे हैं वो ये फील करते थे कि उनकी माँ जो है उनको प्यार नहीं करती है। ठीक है, ये चीज गलत है। दे लिव्ड इन स्टाइल इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, ये बिल्कुल सही है, वो रहते ऐसे थे जैसे उनके पास कितना सारा पैसा हो। द हस्बैंड होप टू डू बेटर इन हिज स्टोर, जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छा करता था अपने स्टोर में, नहीं, अगर हस्बैंड स्टोर में अच्छा करता तो उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन वो इस तरीके की स्टाइल में रहते थे जैसे उनके पास सब कुछ हो। हर चिल्ड्रन रॉन्गली फेल्ट दैट दे वर नॉट लव्ड, बच्चों को ये गलत फील होता था कि उनको प्यार नहीं किया जा रहा है, ये बात गलत है। बच्चों को ये बात सही लगती थी, गलत नहीं था, सही थी, क्योंकि उनको प्यार सच में नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। शी हैड पोनी चिल्ड्रन, पोनी चिल्ड्रन मीन्स बहुत खूबसूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट मीन द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड, मतलब इसका सिनोनिम जो है वो नीचे दिए गए वर्ड्स में से नहीं है। अट्रैक्टिव सुंदर होता है, क्रिटिकल गलत है, चार्मिंग सुंदर होता है, ब्यूटीफुल सुंदर होता है। तो यहाँ क्या है, 1 3 4 तो सिमिलर है, लेकिन क्रिटिकल क्या है, इसका अपोजिट वर्ड है। ठीक है, बोनी मीन्स अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, शी इज ए वेरी बोनी गर्ल बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है क्रिटिकल। शी इज़ ए वेरी क्रिटिकल पर्सन, मतलब बहुत बदसूरत है। शी अडोर्स हर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जो अडोर्स है मतलब वो अपने बच्चों को बहुत अडोर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, जो अडोर है उसका मतलब यहाँ पे पूछा है, यानी कि जो एंटोनिम है उस वो यहाँ पे हमको बताना है। अडोर मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। चेरिश, एडमायर, अडोन और हेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हेट। क्यों, पूछा क्या है आपसे, अपोजिट बताना है किसका, अडोर का। अडोर का मतलब किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। हेट का मतलब होता है किसी को हेट देना और किसी को गंदे तरीके से ट्रीट करना। ये सब क्या है, इसके सिमिलर वर्ड है। चेरिश करना, एडमायर करना, अडोन करना। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। ऑल्दो दे लिव्ड इन ए स्टाइल, हमेशा वो एक स्टाइल जो है उसमें रहते थे। ये जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज होता है एक तो, और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत नहीं होती है, वो खुद अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ऑल्दो दे लिव्ड इन स्टाइल, मतलब यद्यपि वो हमेशा एक स्टाइल में रहते थे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरा किसी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही क्या है, इनफ है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो यहाँ क्या होगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। शी इज सच ए गुड मदर, उस वाकई में एक अच्छी माँ है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है सच, वो क्या है, नाउन है, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है और कंजक्शन है। तो यहाँ पे ये क्या है, सच, ये आपका डिटरमाइनर होता है, ठीक है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। जो डिटरमाइनर वर्ड होते हैं ना, इनको हमेशा कहाँ यूज किया जाता है, जो आपके नाउन वर्ड होते हैं, ठीक है। पीछे या तो नाउन वर्ड होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे नाउन क्या है, मदर, एडजेक्टिव क्या है, गुड। तो इनके साथ क्या लगा दिया है, डिटरमाइन। किसी पर्टिकुलर लाइन में किसी एक चीज को एम्फेसाइज करके जब आप बोलते हो दैट इज योर डिटरमाइनर। किसी भी चीज पे एम्फेसाइज करना। अगर आपसे डिटरमाइन पूछा जाए तो मेनली आपके जो डिटरमाइन होते हैं ना वो नाउन से या फिर एडजेक्टिव से पहले लगते हैं। और अगर कुछ डिटरमाइनर्स की बात करें तो एक होता है आपका सच, एक होता है दिस, ये सारे आपके डिटरमाइनर होते हैं। एक होता है ईच और एक होता है सम। ये सब क्या है, आपके कुछ डिटरमाइनर्स हैं जो सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। इसके लिए यहाँ पे बोला है रीड द गिवन पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस, कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आउट ऑफ द गिवन वंस। द अर्थ वॉज ग्रीन, जो धरती है वो ग्रीन थी। द स्काई वॉज ब्लू, आसमान नीला था। आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न, सनी मॉर्न का मतलब होता है, मॉर्न मतलब सेम एज मॉर्निंग। तो मैंने देखा और सुना एक सनी मॉर्न, मतलब सेम सुबह की तरह से। और स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, स्काई लार्क जो है मतलब एक पक्षी जो होता है वो चिरपिंग करते हैं ना, एक जो सिंबल होता है जॉय का, वो दो के बीच में लटका हुआ था। अ सिंगिंग स्पीक अबव द कॉर्न, एक सिंगिंग जो है उसको वो कर रहे थे जो मक्के होते हैं उसके ऊपर। अ स्टेज बिलो एक गे अकॉर्ड, मतलब जो पॉजिटिव अग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो जो है वो इस स्टेज में रह रहा था। वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन विंग, जो सफेद तितली है वो डांस कर रही थी पंखों पे। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोड, जो सिंगिंग स्काईलार्क है वो हवा में ऊंचा उड़ रहा था, मतलब कोई बर्ड। एंड साइलेंट सेंक एंड सो टू सिंग, और वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे नीचे आ रहा था। और एक जो जॉयस स्पिरिट होती है ना उसमें वो उसको ऊपर उड़ के गाना गा रहा था। द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच ए टेंडर ग्रीन, मक्के का जो खेत है मतलब मक्के की जो फसल है वो स्ट्रेच हो गई थी, किसमें, कोमल सा जो ग्रीन कलर नहीं होता है, एक सॉफ्ट ग्रीन कलर होता है, उसमें वो स्ट्रेच हो गई थी। टू राइट एंड लेफ्ट बिटवीन माई वॉक, जब वो बीच में से निकलोगे आप तो दोनों साइड जब मक्का उगता है तो वो कितना खूबसूरत दिखता है। आई नो ही हैड ए नेस्ट अनसीन, मैं जानता हूँ कि उसने एक जो नेस्ट है उसको बिना देखे छोड़ दिया है। समवेयर अमोंग द मिलियन स्टॉक्स, जब मक्के का खेत होता है तो उसमें नीचे की तरफ इतने सारे स्टॉक्स होते हैं तो उनके बीच में जो नेस्ट है वो छूट जाएगा। एंड एज आई पॉज टू हियर दिस सॉन्ग, जैसा मैंने पॉज किया था सिर्फ इस गाने को सुनने के लिए। वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट स्लिट, जो सनी मोमेंट्स है उसको स्विफ्ट करके। परहैप्स दिस मेड सेट लिसनिंग लॉन्ग, शायद ये जो लिसनिंग है मतलब जो पक्षी की आवाज़ है इसको सुनने के लिए मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा। एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, और मैं इसको जितना लंबा सुन सकता हूँ उतना लंबा सुनूंगा।
तो यहाँ पे आपसे पूछा है बेसिकली जो नेचर है उसकी यहाँ पे तारीफ की गई है। क्वेश्चन नंबर 100 है पहला, द पोइट्स इंटेंस फॉर नेचर इज डिस्क्राइब्ड हेयर। जो कवि है उसके जो गहन मतलब क्या चीज़ दिखाई है नेचर के लिए, लव दिखाया है, डिजायर है, फीलिंग है या इनडिफरेंस है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि कवि जो है, जो ऑथर है, उसका एक इंटेंस लव है किसके लिए, नेचर के लिए, तो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। द सिंगिंग स्काईलार्क, स्काईलार्क जो है वो एक जॉयस बर्ड होता है जो बहुत अच्छे तरीके से सिंगिंग करता है। तो जो सिंगिंग स्काईलार्क है वो हाइडिंग था, मतलब नेस्ट में छुपा हुआ था। स्टॉकिंग इन द कॉर्नफील्ड्स, वो क्या कर रहा था, मक्के के जो खेत हैं उनको स्टॉक कर रहा था। फ्लाइंग हाई इन द स्काई एंड सिटिंग ऑन ए ट्री, तो जो स्काईलार्क है वो आकाश में बहुत ऊपर उड़ रहा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, मक्के के जो खेत हैं, मक्के के खेत की तो वैसे ही एक हाइट होती है और उसके ऊपर बार बार नीचे ऊपर जाके वो क्या कर रहा था, फ्री बर्ड के जैसे फ्लाई कर रहा था। द वाइट बटरफ्लाईज डैश बिलो एंड एंजॉयड द स्काईलार्क सिंगिंग, जो वाइट बटरफ्लाई हैं किसके नीचे उन्होंने एंजॉय किया स्काईलार्क की सिंगिंग को। फ्लोटेड, फ्लटर्ड, ग्लाइडेड एंड स्लाइडेड, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो वाइट बटरफ्लाईज हैं दे वर फ्लटर्ड बिलो एंड एंजॉय द स्काईलार्क सिंगिंग। सफेद जो तितली थी, फ्लटर्ड मीन्स क्या होता है आपका, किसी एक्टिविटी को अंजाम देना, ठीक है, कोई एक्टिविटी करना। तो वो क्या कर रही थी, नीचे थी और वो एंजॉय कर रही थी स्काईलार्क सिंगिंग को। जैसे जब वो बर्ड गाना गा रहा था तो तितलियां जैसे नाच रही थी, कूद रही थी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रही थी, तो ये जो एक्टिविटी होती है दिस इज कॉल्ड योर फ्लटर्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103, हु एंजॉयड द स्काईलार्क सिंगिंग फॉर द लॉन्गेस्ट, किसने स्काईलार्क की सिंगिंग को लंबे समय तक एंजॉय किया। द पोइट, वाइट बटरफ्लाईज, स्काईलार्क्स मेट, द बर्ड्स। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। जो स्काईलार्क का मेट है, मतलब स्काईलार्क जो है उसका जो साथी है, उसने स्काईलार्क की सिंगिंग को लंबे समय तक जो है वो एंजॉय किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, यहाँ पे है द स्काईलार्क इज सिंगिंग गेली, जो स्काईलार्क है वो सिंग कर रहा है एट डॉन, इन द मॉर्निंग, एट डस्क, एट नाइट। तो जो स्काईलार्क है वो कब सिंगिंग करता है, वो करता है आपका मॉर्निंग में। जो बर्ड्स चिरपिंग करते हैं, एक प्यारी सी आवाज़ आती है, तो ये प्यारी आवाज़ कब आती है, नाइट में तो वैसे ही नहीं आ सकती क्योंकि नाइट में पक्षी कभी सिंगिंग नहीं करते हैं। दे कैन फ्लाई इन द नाइट बट दे नेवर सिंग इन द नाइट, तो वैसे ही हट गया। डॉन में नहीं करते हैं, तो ये क्या होगा, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन 7 एंड साइलेंट सैंक एंड सो टू सिंग। तो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। क्यों, क्योंकि एस जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है और उसको बार बार यहाँ पे रिपीट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सिमिलर जो होता है इसमें कंपेयर करते हैं, लेकिन इसमें एक्सप्लिसिट कंपेयर होता है, यानी कि बाहरी रूप से हम कंपेयर करते हैं। मेटाफर जो होता है इसमें इम्प्लिसिट कंपेयर होता है। ठीक है, जैसे हम डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं, हर फेस इज अ रोज, हर हैंड्स आर हनी। तो मतलब आप डायरेक्ट किसी भी एक लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग के साथ जब डायरेक्ट कंपेयर करते हो, जबकि सिमिलर में क्या होता है, ही फॉट लाइक अ लॉइन, हर फेस लुक्स लाइक अ, मतलब हम इसमें कंपैरिजन करते हैं, लाइक यूज होगा या फिर एज यूज होता है। पर्सोनिफिकेशन होता है आपका मानवीकरण, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन आप जो ह्यूमन लिविंग होता है उसकी किसी एक्टिविटी से करते हो। जैसे द सन इज लाफिंग, तो सूरज कभी हंस सकता है, नहीं हंस सकता। द फ्लावर इज स्माइलिंग, तो ये सब क्या होते हैं आपके पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भाग 8 है उसके अंदर क्या है, सारी भाषाएं लिखी हुई हैं। तो जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है वो कितनी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, देयर इज 22 लैंग्वेज। उसमें तमिल है, हिंदू है, उर्दू है, लेकिन मिजोरम जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया, दिस इज योर मिजोरम। तमिल है, हिंदू है, उर्दू है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 107, अ लर्नर लिसन टू हर टीचर केयरफुली। एक जो बच्चा है वो अपने टीचर को बहुत केयरफुली सुनता है।
इन द क्लास में एंड टेक डाउन नोट्स ऑफ द पॉइंट्स, और वो क्या करता है जो भी पॉइंट टीचर बोलती है उसके नोट्स बना के अपनी कॉपी में लिखता है। जस्ट टू प्रिपेयर द असाइनमेंट द नेक्स्ट डे, अगले दिन का जो असाइनमेंट है उसको बनाने के लिए। तो ये जो लिसनिंग है उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव लिसनिंग, एकेडमिक लिसनिंग, टॉप डाउन मॉडल और इंटेंसिव लिसनिंग। तो यहाँ पे जो लिसनिंग अप्रोच यूज हो रही है उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव लिसनिंग। जब आप किसी काम को करने के लिए बहुत ध्यान से किसी चीज को सुनते हो, लिसनिंग क्या होता है? आपकी प्राइमरी एक्टिविटी होती है। जब तक आप ध्यान से किसी चीज को सुनोगे नहीं तो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसको आप डिकोड कैसे करोगे? तो इंटेंसिव रीडिंग जो होती है जब हम किसी पर्टिकुलर पीस को ढूंढने के लिए बहुत ध्यान लगा के चीजों को सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इंटेंसिव लिसनिंग। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर 4। वो क्या कर रहा है? टीचर को बहुत ध्यान से सुन रहा है और नोट्स जो है उनको भी नोट डाउन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे नेक्स्ट डे अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए उसे वो चीज़ बहुत कान लगा के बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से अटेंटिव होके सुननी पड़ेगी। एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है जब हम सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए चीज़ों को सुनते हैं, जैसे न्यूज़ आती है, कोई गाना सुनते हैं, तो हम क्या बस जस्ट टू इंजॉय आवर लाइफ। टॉप डाउन मॉडल होता है जिसमें हम क्या करते हैं? मीनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें जो इंग्लिश होती है ना उसको आप एज ए होल यूज़ करते हो, ना कि इंडिविजुअल वर्ड पे फोकस करते हो, ना ग्रामर पे फोकस करते हो, पूरी भाषा जो है उस पर इसमें फोकस किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ पे बोला है टीचर गिव्स अ लर्नर्स 2 रिडल्स। एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को 2 पहेली देती है और उनको बोलती है सॉल्व करने के लिए, किसमें? ग्रुप्स में, मतलब पेयर्स में। वन हैज टू सॉल्व द पजल बाय स्पीकिंग। एक जो है, एक मतलब पेयर जो है उसको तो पजल को सॉल्व करना है बोल के, आउट वॉट एवर वन थिंग्स, जो भी वो सोचते हैं। द अदर हैज टू सॉल्व द अदर रिडल इन द सेम मैनर। जो दूसरा है उसको भी क्या करना है? उसी रिडल को सेम तरीके से सॉल्व करना है। What is this activity is known as? Speaking and listening, pair work, language use, think aloud, protocol. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को, आपके दिमाग में कोई भी चीज अगर चल रही है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो आप, कोई भी थिंकिंग चल रही है क्रिएटिव, तो उस चीज को अंजाम देने के लिए हम क्या करते हैं? कई बार आपने सुना होगा हम जोर से चीजों को बोलते हैं। एक तो होता है लाउड और एक होता है अलाउड। तो अलाउड मतलब आप दिमाग में कैसे उन चीजों को कर सकते हो। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया? 2 रिडल दी, ठीक है। अब उनको सॉल्व करने के लिए कैसे बोला है? पेयर में सॉल्व करनी है। तो एक तो पजल को बोल के सॉल्व करेगा जैसा वो सोच रहा है, और दूसरा क्या करेगा? सेम मैनर में उस पजल को सॉल्व करेगा। तो अपने काम को अंजाम देने के लिए जब आपके दिमाग में जो भी चलता है उसको जब आप बोल के करते हो, जो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था स्वयंवाक, जैसे हम सेल्फ इनर स्पीच बोलते हैं, तो वही चीज है कि अपनी चीजों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम चीजों को बोल बोल के पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होगा? थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109। अ टीचर सेलेक्ट टेक्स्ट या पैसेज फ्रॉम ए न्यूज़पेपर एंड डिलीट्स एवरी 5th वर्ड एंड डिजाइन एन असेसमेंट टास्क फॉर स्टूडेंट टू फिल द मिसिंग वर्ब इन द पैसेज। व्हाट इज दिस टेस्ट आइटम नोन एज? एक टीचर जो है वो क्या करती है? टेक्स्ट या पैसेज सेलेक्ट करती है, न्यूज़पेपर से उसने लिया, डिलीट किया हर 5वां वर्ड। जैसे मान लीजिए राम इज गोइंग टू, अब आगे उसने छोड़ दिया। एंड डिजाइन एंड असेसमेंट, और इस टाइप का असेसमेंट वो डिजाइन करती है, आकलन टास्क बच्चों को लिए, टू फिल द मिसिंग वर्ब इन द पैसेज। अब यहाँ पे क्या आएगा? उसको फिल करने के लिए बच्चे को सोचना पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट है उसे क्या बोलते हैं? फिल इन द ब्लैंक, ग्रामर टास्क, क्लोज एक्टिविटी, टास्क फॉर ग्रामर। तो इसको बोला जाता है आपका क्लोज एक्टिविटी। जो क्लोज एक्टिविटी टास्क होता है उसमें बीच बीच हम क्या करते हैं? टर्म्स को गायब कर देते हैं। बच्चा जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, चीजों को अच्छे से एनालाइज करके उनका आंसर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। Object and things are used by the teacher for teaching learning of vocabulary and other aspect of language. What are these material? जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी जो उद्देश्य है या चीजें हैं, उनको यूज किया जाता है टीचर के द्वारा, किस लिए? वोकेबलरी या दूसरी जो लैंग्वेज है उसके एस्पेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। तो ये मटेरियल क्या है? प्लेवे मटेरियल, टॉय एंड गेम्स, रियलिया और कल्चरल मटेरियल। ये सारे क्या होते हैं? TLM होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे के पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो कुछ टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्लास में कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स लेके आ जाते हैं, जिससे उनका बच्चे की जो रियल लाइफ है उससे एक टोटल कनेक्शन होता है। बच्चा जैसे ही उन ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो उसका दिमाग स्ट्राइक होता है और वो चीज़ों को ईजिली कनेक्ट कर पाता है।
लेट्स सपोज अगर हमको बच्चे को सिखाना है कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, तो हम क्लास में क्या करें, मैप लेके आ जाएं, या फिर क्लास में हम फ्रूट्स लेके आ जाएं अगर हमें किसी फ्रूट के बारे में बताना है, या फिर हम क्या करें, बच्चे को कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब हम क्लास में लाते हैं, जैसे बच्चों को सिक्कों के बारे में बताना तो को आप कॉइन लेकर आ गए, ये सारी चीजें क्या होती है, रियलिया होती हैं। ठीक है, प्ले वे मटेरियल होता है खेल खेल में बच्चे को पढ़ाना। कल्चरल मटेरियल होते हैं जो उसकी कल्चर से जुड़े हुए हों। टॉयज और गेम्स क्या होते हैं, खिलौने बच्चे के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 111। विच ऑन वन ऑफ द वेज इज आइडियल फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ग्रामर। जो ग्रामर है उसको पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। प्रेजेंटिंग द ग्रामर फॉर्म इन नेचुरल डिस्कोर्स एंड लेट द लर्नर नोटिस। जो ग्रामर है उसको एक नेचुरल डिस्कोर्स में पढ़ाइए, मतलब नेचुरल तरीके से पढ़ाइए और बच्चे को अपने आप चीज़ों को नोटिस करने दीजिए। प्रेजेंटिंग द फॉर्म फर्स्ट, पहले बच्चे को ग्रामर का फॉर्म बता दीजिए जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और फिर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए एक एक्टिविटी को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे जो अप्रोच हुई है वो क्या है, डिडक्टिव। पहले आपने क्या किया है, बच्चे को फॉर्म बता दी, मतलब बच्चे को पहले आपने चीजें रटा दी और फिर बच्चे को आप खुद से एक्टिविटी देके करने दे रहे हो, तो ये क्या है, डिडक्टिव अप्रोच, ये गलत होती है। प्रोवाइडिंग द फॉर्म इन सेंटेंस, बच्चे को सेंटेंस में फॉर्म बनाना सिखाया और उनकी ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग का मतलब होता है आप बच्चे को क्या कर रहे हो, रूट मेमोराइजेशन करा रहे हो। प्रेजेंटिंग द फॉर्म एंड सपोर्ट लर्नर्स टू मेमोराइज द फॉर्म, जहां भी मेमोराइज आ जाए, प्रैक्टिस आ जाए या रूट मेमोराइजेशन आ जाए या फिर बच्चे को ड्रिलिंग आ जाए, ये सब क्या है, गलत है। सबसे सही तरीका होता है जो ग्रामेटिकल फॉर्म है उसको नेचुरल तरीके से बच्चे को आप सामने आने दीजिए, नेचुरल तरीके से बच्चे को पढ़ाइए और बच्चे को खुद जो ग्रामर है उसको नोटिस करने दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, लिंगडो इज एबल टू रिकॉग्नाइज सम वर्ड्स इन ए टेक्स्ट। जो लिंगडो है वो एबल है कुछ वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए किसी टेक्स्ट में जब भी वो बोला जाता है, बट इज नॉट एबल टू यूज ऑन हिज ओन, लेकिन वो खुद उस वर्ड को यूज नहीं कर पाता है। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एक्टिव वोकेबलरी, पैसिव वोकेबलरी, डिफिकल्ट वर्ड और अननोन वर्ड। ये जो वर्ड होते हैं ना इनको हम बोलते हैं पैसिव वोकेबलरी। जो वोकेबलरी होती है इसका मेन काम होता है कितना ज़्यादा आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हम कुछ वर्ड जो होते हैं सिनोनिम फॉर्म में उनको यूज करते हैं। इसमें होता है, एक तो होती है आपकी एक्टिव वोकेबलरी और एक होती है आपकी पैसिव वोकेबलरी। तो जो एक्टिव वोकेबलरी होती है ना उसमें जो भी वर्ड आप यूज करते हो, जो भी फ्रेज यूज करते हो वो आपकी डेली बेसिस पे यूज होती हैं। जैसे हम बोल देते हैं डेथ वर्ड यूज बोल दिया, एप्पल बोल दिया या टेबल बोल दी, चेयर बोल दी, ये क्या है, डेली बेसिस के वर्ड होते हैं, इनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। दूसरा जो एक्टिव वोकेबलरी होती है ना ये हमेशा कैसी होती है, लिमिटेड होती है, जबकि जो पैसिव वोकेबलरी होती है ये कैसी होती है, वाइड होती है। पैसिव मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, या तो आप किसी आर्टिकल में उन वर्ड्स को पढ़ोगे या किसी इंटरव्यू के दौरान आप उनको देखोगे या फिर कोई एक लिटरेचर की बुक में आप वो वर्ड्स पढ़ोगे, तो वो होती है आपकी पैसिव वोकेबलरी जिनको हम डेली बेसिस पे यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो वर्ड रिकॉग्नाइज तो करता है जब भी वो सेंटेंस बोला जाता है, लेकिन वो खुद अपने आप उसको यूज नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, पैसिव वोकेबलरी है जो डेली बेसिस पे यूज नहीं होती। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 113। राहिम लिसन्स टू 9 o'clock न्यूज़ एवरी डे। जो राहिम है वो 9 बजे की न्यूज़ जो है हमेशा सुनता है और कुछ न्यूज़ जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है। ये जो लिसनिंग है उसे किस नाम से जानते हैं, इंटेंसिव लिसनिंग, एक्सटेंसिव लिसनिंग, बॉटम अप मॉडल, लिसनिंग ऑफ फॉर द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है उसे ही हम बोलते हैं 9 o'clock न्यूज़ एवरी डे, जिसमें जो दोस्त होते हैं उनके साथ हम न्यूज़ को क्या करते हैं, सुनते हैं। और एक्सटेंसिव लिसनिंग जो होती है ना इसको सिर्फ हम फन के लिए सुनते हैं, हम ध्यान लगा के नहीं सुनते। आपने न्यूज़ सुनी, आगे जाके शेयर की, दैट्स ऑल। जो इंटेंसिव लिसनिंग होती है इसमें आपको आगे चल के कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, आपको मान लीजिए बहुत ध्यान से किसी पर्टिकुलर पीस को ढूंढना है, तो ये क्या होता है आपका इंटेंसिव लिसनिंग। ठीक है। बॉटम अप मॉडल क्या होता है, ये एक लिसनिंग प्रोसेस होती है जिसमें साउंड जो है उस पर पहले फोकस करेंगे, फिर वर्ड पे, और फिर जो मीनिंग है उसको डिकोड किया जाता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिसनिंग पढ़ना वो क्या होता है आपका एक्सटेंसिव लिसनिंग, जहां पे आप जिस्ट ऑफ द कंटेंट निकालते हो। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114।
और टीचर डिक्टेट्स ए 10 सेंटेंस पैराग्राफ इन हर क्लास, टीचर जो है उसने 10 सेंटेंस का एक पैराग्राफ अपनी क्लास में डिक्टेट करवाया। शी रीड्स आउट द पैराग्राफ ट्वाइस, उसने पैराग्राफ 2 बार पढ़ा, अपने बच्चों को बोला इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनने के लिए और इस पैराग्राफ को रीराइट करने के लिए, मतलब दोबारा लिखो। लर्नर्स नीड नॉट राइट द एग्जैक्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, बच्चों को जो पैराग्राफ रीराइट करना है वो अपनी लैंग्वेज में करना है, ना कि जो टीचर ने बोला एज इट इज रटा रटाया। दे नीड टू कैप्चर द मीनिंग, उन्हें क्या है मीनिंग को कैप्चर करना होगा, एंड नियरर टू द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, या फिर पैराग्राफ के बहुत क्लोजली जो हम जाते हैं वो चीज उनको लिखनी है। What approach does the teacher use here for teaching listening? यहाँ पे टीचर ने कौन सी अप्रोच यूज की है लिसनिंग की? बॉटम अप अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच और पैराग्राफ डिक्टेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है? पैराग्राफ डिक्टेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, 10 सेंटेंस पैराग्राफ है जिसको उसने लिखने दिया, पैराग्राफ 2 बार बोला, बच्चों ने पैराग्राफ ध्यान से सुना, पैराग्राफ ही वापस लिखना है, एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं लिखने पैराग्राफ के बल्कि सेम मीनिंग या फिर मिलता जुलता मीनिंग पैराग्राफ का उसको डिकोड करना है। ठीक है। बॉटम अप्रोच क्या होती है, जिसमें पहले साउंड पे ध्यान दिया जाता है फिर वर्ड्स पे और उसको डिकोड किया जाता है। दिस इज योर बॉटम अप अप्रोच, मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, सबसे पहले फोनेम आता है, फिर मॉर्फीन आता है, फिर सेंटेंस आता है और फिर क्या होता है आपका सिंटैक्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसमें सेंटेंस जो है उस पर ध्यान दिया जाता है कि कोई भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, इसमें मीनिंग पे फोकस किया जाता है, इसमें पूरी जो लैंग्वेज है ना उस पर आप ध्यान दोगे, ना कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रामर पे या फिर इंडिविजुअल सेंटेंस पे या इंडिविजुअल वर्ड पे, इसमें पूरी लैंग्वेज को एज ए होल यूज किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। Here is an assignment for class 8 learner. What type of writing is this? यहाँ पे कक्षा 8 के बच्चों के लिए एक असाइनमेंट है, तो कौन से टाइप की राइटिंग यहाँ लिखी है? इन पेयर्स ब्रेनस्टॉर्म, ग्रुप में क्या करो, 2 के पेयर में ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, जस्ट jot down the ideas and develop into good write up giving 2 arguments in favor and 2 against the topic. बेसिकली 2-2 की ग्रुपिंग की गई है। अब इसमें क्या करना है, आपको कोई टॉपिक जो है उस पर लिखना है, 2 आर्ग्यूमेंट्स फेवर में लिखने हैं और 2 आर्ग्यूमेंट जो है वो अगेंस्ट में लिखने हैं। टॉपिक क्या है? क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो क्लाइमेट चेंज है वो अफेक्ट कर रहा है सारी कंट्रीज को, वर्ल्ड की जितनी भी है। ठीक है। ये डिस्कर्सिव राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, एक्सपोजिटरी राइटिंग है। एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है जिसमें आप क्या करते हो, बच्चे को एक प्रॉपर एक्सपोजर देते हो। ठीक है। बच्चा क्या करता है, फ्री हैंडेड चीज़ों को अपनी कॉपी में लिखेगा या फिर जो भी उसके दिमाग में आता है उसको वो प्रॉपर तरीके से लिख सकता है। ठीक है। अगर क्रिएटिव राइटिंग की बात करें तो इसमें बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग शो करता है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि बच्चा जो है कितना अपने क्रिएटिव थिंकिंग को यूज करके चीजों को अच्छे तरीके से उसमें लिख सकता है। ठीक है। ये होता है आपका क्रिएटिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है कि किसी भी चीज को कितना इलेबोरेटिव आप वे में लिख सकते हो, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, उसके ऊपर कितना ज्यादा आप इलेबोरेट करके चीजों को लिख सकते हो। डिस्कर्सिव राइटिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आप लिखते हो ना, एक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है या कोई भी चीज है, इसमें 2 ओपिनियंस होती हैं। ठीक है। एक फेवर में होगी और एक क्या होती है, इसके अगेंस्ट में होती है। सो दिस इज योर डिस्कर्सिव राइटिंग। ठीक है। मतलब कोई इसके फेवर में होगा और कोई क्या होता है, इसके अगेंस्ट में होता है। तो इसमें मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो ये होता है आपका डिस्कर्सिव राइटिंग। अब यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स फेवर में देने थे और 2 कैसे थे, अगेंस्ट में देने थे। सो दिस इज योर डिस्कर्सिव राइटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू ऑफ लैंग्वेज? जो भाषा है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए डायलेक्ट हैज मैनी लैंग्वेज, नहीं, जो बोली होती है उसकी भाषा नहीं होती है। ए लैंग्वेज नीड टू हैव ए स्क्रिप्ट टू बी ए लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है उसकी एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए लैंग्वेज होने के लिए, नहीं। अ लैंग्वेज शुड हैव ए रीजन टू बी ए लैंग्वेज, लैंग्वेज का एक रीजन हो जाना चाहिए एक भाषा होने के लिए। अ लैंग्वेज हैज मैनी डायलेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है कि जो भाषा होती है ना उसकी बहुत सारी बोलियां प्रेजेंट होती हैं। मान लीजिए आप हिंदी भाषी हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, हिंदी स्पीकिंग है, हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश स्पीकिंग है। अब एक पर्टिकुलर रीजन में जब आप जाएंगे, लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट राजस्थानी,
राजस्थानी क्या है, एक बोली है, लेकिन राजस्थान में भी एक पर्टिकुलर रीजन में जो बोली बोली जाएगी वो बहुत अलग होगी। झालावाड़ जाएंगे तो अलग बोली बोली जाती है, आप बांसवाड़ा जाएंगे तो अलग बोली बोली जाती है। तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो बोली बोली जाती है, हाड़ौती अलग हो गई, तो ये सब क्या है, बोलियां होती हैं। तो लैंग्वेज जो है उसकी बहुत सारी बोलियां प्रेजेंट होती हैं। आई गेस 17,000 के आसपास बोलियां हैं जो प्रेजेंट हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिकेट मटेरियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। एक होता है ऑथेंटिकेटेड मटेरियल और एक होता है अनऑथेंटिकेटेड मटेरियल। जो ऑथेंटिकेटेड मटेरियल होता है ना, उसमें बच्चे को क्या होती है, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक सही सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दूसरी चीज ये लीगल होती है, टाइम टाइम पे चेंज होती रहती है, तो ये होता है आपका ऑथेंटिकेट मटेरियल। न्यूज़पेपर आर्टिकल वेल पब्लिश्ड लोग छापते हैं, प्रॉपर प्रेस प्रिंटिंग प्रेस होती है जहाँ पे ये आर्टिकल्स निकलते हैं, तो ये क्या है आपका ऑथेंटिकेट मटेरियल। कार्टून फ्रॉम ए मैगजीन, एक मैगजीन आती है, कार्टून मान लीजिए नेटवर्क है, कुछ भी है, उसमें अगर कोई कार्टून आता है तो वो भी एक ऑथेंटिकेटेड मटेरियल होता है, हम बिना मर्जी के तो उसको नहीं छाप सकते हैं। ए मंकी डॉल, अगर मान लीजिए बंदर की कोई डॉल है, वो है। अ कंट्राइव टेक्स्ट बाय द टीचर, अगर मान लीजिए कोई टीचर है वो अपने मन से कोई भी टेक्स्ट बना देता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी फिल्म है, आपने वो कोई भी फिल्म देखी, कोई भी आर्टिकल पढ़ा, तो टीचर क्या करेगा, अपने मन से उसका एक रिव्यू आपको दे देगा, तो ये क्या होता है, अनऑथेंटिकेटेड टेक्स्ट। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिकेट लैंग्वेज टेस्टिंग टास्क। इनमें से कौन सा जो है वो लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए एक ऑथेंटिकेटेड टास्क नहीं है। राइट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ट्री, ये बिल्कुल गलत है। एक ट्री की ऑटोबायोग्राफी को आप कैसे लिख सकते हो, तो ये ऑथेंटिकेट कैसे हुआ। इमेजिन यू आर द ट्री विच स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, टेल योर स्टोरी, बिल्कुल सही है। मान लीजिए आप एक पेड़ है, घर के सामने खड़े हुए हैं, अब अपनी स्टोरी लिखिए, तो ये तो ऑथेंटिकेट तरीके से बच्चा उस चीज को लिख देगा। पहली बात तो इसमें क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग है, बच्चा दिमाग लगाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा। डिस्क्राइब द सीन इन द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स, मान लीजिए आप बच्चे को खुद की लैंग्वेज में कुछ डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, तो बच्चा एक्सपोजर आप बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा अपने तरीके से चीजों को लिखेगा। ऑन योर वे टू स्कूल यू विटनेस्ड ए क्वारल बिटवीन टू मैन, डिस्क्राइब द इवेंट, आपने स्कूल जाते वक्त दो लोगों को झगड़ते देखा, उस इवेंट को लिखिए। तो ये क्या है, एक आप बच्चे को एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग के एग्जाम्पल है, जबकि ये अनऑथेंटिकेटेड लैंग्वेज टेस्टिंग है, ठीक है, मतलब ये ऑथेंटिकेटेड लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए एक टास्क नहीं है। ट्री की ऑटोबायोग्राफी आप लिख ही नहीं सकते, सो द ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्क्राइब लैंग्वेज एजुकेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग एज। जो लैंग्वेज एजुकेशन होता है, भाषा का जो अधिगम है, इसमें एक तो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन और एक होता है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग होती है जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर जगह पे बैठ के भाषा को सीखते हो, और लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जहाँ अपने आप भाषा को आप नेचुरल तरीके से सीख जाते हो। तो NEP 2020 जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को, लैंग्वेज फॉर ऑल, multilingualism and the power of language, the language formula, multilingual learning and the power of language। तो इसका करेक्ट आंसर है मल्टीलिंगुअलिज्म। बच्चा आता एक लैंग्वेज के साथ है, बच्चा हमेशा क्लास में कैसे आएगा, अपनी खुद की लैंग्वेज लेकर, लेकिन जब वो क्लास या स्कूल छोड़कर जाता है तो वो मल्टीलिंगुअल बनकर जाता है। क्यों, क्योंकि क्लास में अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं, अलग अलग रीजन के बच्चे आते हैं, और वो सब तरीके की लैंग्वेज क्लास में सीखता है। और लैंग्वेज की जो पावर होती है, मतलब नाउम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर जन्मजात ये क्षमता होती है कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को किसी भी एज में किसी भी जगह सीख सकता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। और NEP 2020 ने कहा था कि बच्चे की लैंग्वेज कुछ भी हो, कहीं से भी हो, आपको हर बच्चे की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना होगा, जिससे बच्चा अपने आप को सिक्योर फील कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, अ टीचर ऑफ क्लास 8 डिवाइड्स अ क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5। कक्षा 8 की टीचर है, उसने क्या किया, 5-5 के ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया और उनको ग्रुप टास्क दिया, कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग द डेटा, राइटिंग रिपोर्ट, कोलैबोरेटिवली व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज। उनको क्या काम दिया है,
डेटा को पहले तो कलेक्ट करो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको इकट्ठा करो, फिर उस डेटा को आपको एनालाइज करना है, फिर उस पर एक रिपोर्ट जो है वो लिख के तैयार करनी है। तो ये एक्टिविटी क्या है? असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, होमवर्क है और फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पेयर में काम देते हैं। या तो आप इंडिविजुअल टास्क देते हो या फिर आप पेयरिंग में काम देते हो। बच्चा जो है उस चीज़ को खुद से करता है, बच्चा खुद से इंफॉर्मेशन निकालता है, फिर उस चीज़ को वो एनालाइज करता है और उसको रिपोर्ट तैयार करता है। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।